जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो है मिड टर्म के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इनको यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको टॉपिक तो पता ही है, वाटर मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये आपका यहाँ पे टॉपिक है। तो इनके जो है ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे अपन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर एक बार जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर जो है आपके यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो आपका पता है प्रीवियस ईयर का मिड टर्म का पेपर है, इसको अपन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस विच क्वार्टर ऑफ रूट एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, मतलब नमी की कमी की स्थिति में, जहां पे नमी की कमी होती है उस स्थिति में जड़ का कौन सा चौथाई हिस्सा अधिकतम पानी सोखता है। जहां पे नमी की कमी होती है तो जड़ का ऐसा कौन सा जो है चौथाई हिस्सा पानी को सोखता है, मतलब मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो जड़ के जैसा कि आपको पता है चार भाग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये कौन सा ऐसा भाग है रूट का जो है मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसा कि जो फर्स्ट भाग है ये कितने परसेंट पानी को ऑब्जर्व करता है, तो टोटल पानी के यहाँ पे 40% को ऑब्जर्व कौन करता है, ये आपका जो फर्स्ट भाग। सेकंड भाग की अगर हम आपसे बात करें तो 30% जो पानी का ऑब्जर्वेशन कौन करता है, ये आपका सेकंड भाग करता है रूट का। ठीक है, थर्ड अगर हम आपसे बात करें तो थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो 20% जो है यहाँ पे ऑब्जर्व कौन करता है, आपका थर्ड भाग यहाँ पे 20% ऑब्जर्व करता है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पे फोर्थ भाग आता है, फोर्थ क्वार्टर, तो ये आपका जो है 10% पानी को ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा हुआ है, मतलब अधिकतम पानी का ऑब्जर्वेशन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जड़ का रूट का फर्स्ट भाग जो है सबसे ज्यादा पानी का ऑब्जर्वेशन करता है, कितने परसेंट, 40% ये ऑब्जर्वेशन करता है। तो यहाँ पे जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आप लोग देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज, मतलब जल के अणु का आकार होता है। भाई जल के अणु का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वृत्ताकार, वर्ग के आकार का, या त्रिकोणीय या षटभुजाकार। तो क्या होता है भाई आपके जल के अणु का आकार क्या होता है। सभी लोगों ने जो है केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ध्रुवीय अध्रुवीय में। तो ये जो है आपको, आप जब इसका संकरण या हाइब्रिडाइजेशन आप सभी ने लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो जल के अणु का आकार कैसा होता है, तो हेक्सागोनल जो है जल के अणु का आकार होता है। याद रखना कैसा होता है, हेक्सागोनल, याद रखना है ना। और ये क्या है कि पानी में सबसे अधिक स्थिर माना जाता है, जो इसकी पानी की जो आकृति होती है हेक्सागोनल, ये सबसे स्थिर मानी जाती है, मतलब इसको किसी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता, ये सबसे स्थिर मानी जाती है। संरचना जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, ये सबसे स्थिर स्ट्रक्चर मानी जाती है पानी की। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग देख सकते हो, वाटर रेंज बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज द कॉल्ड, मतलब क्षेत्र की क्षमता और स्थायी गलन बिंदु, जैसा कि आपको पता है इसको स्थायी मुरझान बिंदु भी बोलते हैं, कि बीच की जल सीमा कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई आपकी जो है क्षेत्र क्षमता और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच की जो सीमा होती है जल की, वो क्या कहलाती है। तो सभी को पता है वो सीमा क्या कहलाती है, वो कहलाती है उपलब्ध मिट्टी की नमी, यानी अवेलेबल जो है सॉइल, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सभी को पता होगा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है आपका जो है स्थायी मुरझान बिंदु और अस्थायी मुरझान बिंदु, मतलब टेम्परेट और परमानेंट। तो ये जो है आप याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर आपका अवेलेबल सॉइल होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वाटर से संबंधित क्वेश्चन है, जल के प्रकार से। आप देख सकते हो, वाटर हेल्ड अस देन फिल्म अराउंड देन द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड, मतलब पानी को मिट्टी के कणों के चारों ओर पतली फिल्म के रूप में, ये जैसे मिट्टी का कण है आप लोगों ने देखा होगा जनरली पानी का पतली परत के रूप में अगर चिपका रहता है, मतलब कसकर पकड़कर रखा होता है, ये क्या कहलाता है, कौन सा वाटर कहलाता है। तो ऑप्शन भी आप देख सकते हो, कैपिलरी वाटर जिसको केसीय जल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर आर्द्रताग्राही जल, या उपलब्ध जल। तो क्या बोलेंगे भाई, तो सभी को पता है जो पतली परत के रूप में कणों में चिपका रहता है उसको बोलते हैं आर्द्रताग्राही जल। ये जल ना तो पौधे उपयोग करते हैं ना ही ये किसी काम का होता है। कौन सा, आर्द्रताग्राही जल, ये आपका जो है बूंदों के रूप में होता है,
पतली परत के रूप में ये जो है कणों में चिपका रहता है। इसको ना तो ये पौधे उपयोग करते हैं ना किसी ये जल किसी काम का होता है। बट यहाँ पे केसीय जल जो आपका होता है ये पौधों के द्वारा लिया जाता है, सभी को पता होगा, ठीक है। पौधे जो है कौन सा जल उपयोग करते हैं, तो केसीय जल जो है पौधे उपयोग करते हैं। तो आर्द्रताग्राही जल भी यहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता, और जो है गुरुत्वाकर्षण जल, दोनों जलों का यहाँ पे, दोनों जो आपके बॉर्डर है इनका उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे उपयोग किया जाता है किसका, केसीय जल का, यानी जो कैपिलरी वाटर है इसका यहाँ पे उपयोग किया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ वाटर एंट्री इन टू द सॉइल जनरली थ्रू द सॉइल सरफेस एंड वर्टिकल डाउनवर्ड इज कॉल्ड। मतलब मिट्टी से पानी के प्रवेश की प्रक्रिया को आमतौर पर मिट्टी की सतह के माध्यम से लंबवत नीचे की ओर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, अगर पानी जो है मिट्टी के द्वारा लंबवत नीचे की ओर अगर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, निक्षालन, या यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, या परकोलेशन, या यहाँ पे स्पीड मतलब टपका, क्या बोलेंगे भाई इसको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका राइट आंसर इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, याद रखना। क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, मतलब अंतः, सभी ने सुना होगा अंतः स्पंदन के बारे में, ठीक है, अंतः स्पंदन, अंतरा स्रवण। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे आपका सभी का राइट आंसर हो। क्या होता है, इसमें जल जो है सीधे गति करता है, मतलब लंबवत जो है जमीन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस इन परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पारगम्य झिल्ली में जल के विसरण को क्या कहते हैं। झिल्ली की पारगम्यता सभी ने पढ़ी होगी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, टर्जिडिटी आप देख सकते हो, इम्बाइबेशन मतलब अंतः शोषण, ऑस्मोसिस, और टोटल प्रेशर मतलब संपूर्ण यहाँ पे दाब की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, परासरण, मतलब पारगम्य झिल्ली में जल के विसरण को क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस या परासरण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन से संबंधित क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन बिल्टिंग प्लांट रिकवर आफ्टर इरिगेशन दैट प्लांट कंडीशन इज कॉल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, कि जब मुरझाया हुआ पौधा सिंचाई के बाद ठीक हो जाता है तो उस पौधे की स्थिति क्या कहलाती है। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा, एक परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है और एक आपका यहाँ पे टेम्परेरी होता है। तो परमानेंट जो बिल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें आप कितना भी पौधे में पानी डाल दो वो यहाँ पे मर चुका होता है स्थायी मुरझान में। जबकि टेम्परेरी में क्या हो जाता है, पौधा आपने देखा होगा शाम के टाइम मुरझा जाता है, जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो तो वो जो है दोबारा से हरा हो जाता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पे राइट आंसर होगा टेम्परेरी बिल्डिंग, है ना। यहाँ पे उसी में क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि जब पौधे को सिंचाई किया जाता है फिर वो जो ठीक भी हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है, टेम्परेरी बिल्डिंग कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। ये देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन कॉल्ड। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी में पानी की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। ये पानी की गति में जो मिट्टी में होती है इसको क्या बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, लीचिंग, इन्फिल्ट्रेशन, या परकोलेशन, या स्पीच। क्या बोलेंगे भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। पानी ऊर्ध्वाधर इसमें गति करता है, जबकि परकोलेशन में सभी को पता होगा, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार देख भी सकते हो, इनकी परिभाषा आप पढ़ सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है वो परकोलेशन के बारे में या आपका इन्फिल्ट्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। इनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आ भी सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई, इन्फिल्ट्रेशन, आपका परकोलेशन, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आए, इन्हीं से आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम आपसे बात करें कि भिंडी के लिए पानी की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, द क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर लेडी फिंगर, मतलब ओकरा, एबिलमोस्कस एस्क्यूलेंटस, सभी को पता है इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम होता है। 130 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उत्पत्ति स्थान ओरिजिन अफ्रीका है इसका, ठीक है, लेडी फिंगर का। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, क्रांतिक अवस्था क्या होती है भिंडी में पानी देने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट, मतलब फूल वाली अवस्था, और पॉट का मतलब यहाँ पे फली जब विकास हो रहा हो तब देना चाहिए क्या। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो बल्ब फॉर्मेशन, या यहाँ पे स्टोलिन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो हेड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे
पानी कब देना चाहिए, यहाँ पे फ्लोवरिंग और पॉट का जब डेवलपमेंट हो रहा हो तब यहाँ पे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है पानी देने की, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। भिंडी में पानी देने की अवस्था, जैसा कि आपको टॉपिक से सभी को पता है, फसलों के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करते हैं आपके 10 की, कि विच टाइप ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब पौधे की वृद्धि के लिए किस प्रकार का जल उपलब्ध होता है। तो इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि कैपिलरी जो वाटर होता है ये पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जाता है। यही पानी जो है पौधे उपयोग करते हैं, ना तो आपका ग्रेविटेशनल, हाइड्रोस्कोपिक, ना अवेलेबल वाटर। यहाँ पे केसीय जल का उपयोग किया जाता है, सभी को पता है। 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर पर इसको जो है वायुमंडलीय दाब पर पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कैपिलरी वाटर, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। भाई कितनी वार्षिक वर्षा है, सभी को पता है अपने इंडिया की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। वैसे तो 118 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे 119 दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जो है आपकी भारत की औसत वार्षिक वर्षा का कभी कोई पूछे तो 118 सेंटीमीटर होती है, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कि यूजुअली अपर क्वार्टर ऑफ रूट एब्जॉर्ब हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो देख सकते हो आप, क्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब आमतौर पर ऊपरी चौथाई जड़ें मिट्टी में कितनी मात्रा से पानी को सोख लेती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जड़ से पानी सोखने की यहाँ पे बात हो रही, तो सभी को पता है जड़ के द्वारा पानी जो है रूट हेयर के द्वारा जो है पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ये सभी को पता है। तो जो है चौथा भाग होता है उससे कितने % जो है पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो चौथा भाग होता है उससे कितने %, चौथाई जड़ें, यहाँ पे जड़ों की बात चल रही है, ठीक है, ऊपरी भाग से चौथाई जड़ें मिट्टी में कितनी पानी को सोखती हैं, तो यहाँ पे 40% जो है पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वार्टर के बारे में पूछ सकता है अपने से, रूट के बारे में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आपका निकल के आ रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है। भाई भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल तो आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर होगा 329 है ना, मिलियन हेक्टेयर है आपका यहाँ पे जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखना, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्वेश्चन है कि शॉल मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल क्रैक्स है ना, पोर्स ईटीसी इन द सरफेस ऑफ अनसैचुरेटेड मटेरियल्स इज कॉल्ड, मतलब छोटी दरारें यानी पोर यानी छिद्र आदि के माध्यम से पानी की धीमी गति को असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड सामग्री की तरह से कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लीचिंग यानी निक्षालन, इनफिल्ट्रेशन मतलब अंतः स्पंदन, पर्कोलेशन मतलब अंतः स्त्रवण, और ये आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, कि छोटी दरारें और पोर छिद्र पानी का धीमी गति में और अनसैचुरेटेड अवस्था में सतह में क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा स्पीच, ठीक है, उसको स्पीच बोलते हैं, है ना, स्पीच, याद रखना, डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये भी जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग से आया हुआ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में, ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी में ये जो है आपका जल विभव से इंपॉर्टेंट माना जाता है, सभी ने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी ये बिलोंग करता है क्वेश्चन, है ना। द नेचुरल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, पानी के अणु की प्रकृति होती है भाई, कैसी होती है पानी के अणु की प्रकृति, मोनोपॉली होता है, डाईपॉली होता है, ट्राईपॉली होता है या टेट्रापॉली, मतलब एक ध्रुवीय होता है, द्विध्रुवीय होता है या त्रिध्रुवीय, या आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में भी टेट्रा पोल भी पूछा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे डाईपोलेट, ठीक है, द्विध्रुवीय होता है। H2O यानी जल के जो अणु प्रकृति होती है H2O की, वो क्या होती है, डाईपोलाइट होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 20 जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि विच इज द रेजिस्टेंस क्रॉप, मतलब सूखे के प्रतिरोधी फसल कौन सी है भाई, सूखे के लिए रेजिस्टेंस क्रॉप कौन सी मानी जाती है, तो बनाना मूसा पेरिडिसिका, बेर जिजिपस जुजुबा, या गुआवा सीडियम गुहाजाबा, या संतरा सिट्रस रेटिकुलाटा। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, सूखे के प्रति रेजिस्टेंस क्रॉप कौन सी है, तो सूखे के लिए रेजिस्टेंस जो क्रॉप है वो आपकी बेर मानी जाती है, याद रखना, बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बेर को सभी को पता है, सूक्ष्म फलों का राजा भी जो है यहाँ पे बेर को बोला जाता है, ठीक है, सभी को पता होगा इनके नाम, सूक्ष्म फलों का राजा,
ठीक है। तो यहाँ पे गरीब का फल भी जो है जनरली बेल को बोला जाता है, तो बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आप, बाकी आपको सभी का नाम तो पता ही होगा कि केले को क्या बोला जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज वगैरह बोला जाता है, मैंगो क्या बोला जाता है, यहाँ पे ऑरेंज को, है ना, तो ऑरेंज को मैंड्रिन बोला जाता है, आपको पता है ऑरेंज को क्या बोला जाता है, मैंड्रिन के नाम से भी जाना जाता है संतरे को, सभी ने सुना होगा मैंड्रिन के बारे में। ठीक है। तो ये जो है जनरली बातें आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मेजर डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो अंडर सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन इज, मतलब संतृप्त मिट्टी की स्थिति के तहत जल प्रवाह की प्रमुख दिशा क्या है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड अपने से पूछा हुआ, वहाँ पे एक अनसैचुरेटेड पूछा हुआ था, यहाँ पे सैचुरेटेड पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भाई क्या है, दिशा क्या है सैचुरेटेड में, तो सैचुरेटेड में जो यहाँ पे दिशा है वो है आपकी डाउनवर्ड, मतलब नीचे जाने वाला क्षेत्र जो आपका जाएगा, जल प्रवाह कहाँ कौन दिशा क्या होगी जल प्रवाह की, तो यहाँ पे नीचे जाने वाला यानी डाउनवर्ड यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बोल रहा है कि बाष्प संचलन के अंतर्गत जल का आयतन 15 सेंटीमीटर होता है, मिट्टी की गहराई कितनी होती है। तो कितनी गहराई होनी चाहिए भाई यहाँ पे मिट्टी की, तो मिट्टी की यहाँ पे गहराई 15 जो है आपकी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, थोड़ा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, थोड़ा सा जो है गहराई से पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोल रहा है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है ये तो, कि आर डिवाइस फॉर मैंशूरिंग परकुलेशन एंड लीचिंग लॉस फ्रॉम अ कॉलम ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड इज कॉल्ड, मतलब नियंत्रित मिट्टी के एक स्तंभ से रिसाव और लीचिंग हानियों को मापने के लिए एक उपकरण को कहा जाता है। भाई उस उपकरण को क्या कहा जाता है, जो परकुलेशन को और जो है निक्षालन लीचिंग को नापने का काम करता है। तो उस यंत्र को सभी को पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइसीमीटर। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका लाइसीमीटर। लाइसीमीटर का काम क्या है, ये आपके परकुलेशन और निक्षालन दोनों का जो है मेंसुरेशन करने का काम करता है, यानी मेजर करने का काम कौन करता है, लाइसीमीटर करता है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि विच इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर नेशन, मतलब हमारे देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भाई सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत क्या है हमारे देश में, टैंक का उपयोग किया जाता है, या यहाँ पे कैनाल मतलब नहर का उपयोग किया जाता है, या ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे अदर सोर्सेस किसका जो है आपकी हमारे देश में सिंचाई के रूप में प्रमुख जो है भागीदारी है। तो यहाँ पे जो है प्रमुख भागीदारी वो किसकी है, तो यहाँ पे ट्यूबवेल की जो है सबसे सिंचाई के क्षेत्र में सबसे प्रमुख भागीदारी मानी जाती है। लगभग 40% जो है 46% जो है जिम्मेदारी आपका जो ट्यूबवेल निभाते हैं। टोटल सिंचाई का 46% जो है अपने यहाँ पे ट्यूबवेल या कुओं के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 की हम बात करें तो 21 आपका बोल रहा है कि फ्रॉम ऑफ वाटर अंडर वेपर मैनेजमेंट इज, यानी बाष्प संचलन के अंतर्गत जल का रूप है। क्या रूप है भाई बाष्प संचलन के अंतर्गत जल का रूप, द्रव अवस्था में है या सेमी सॉलिड है या यहाँ पे सॉलिड है या बाष्प के रूप में है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बाष्प के रूप में है। ठीक है ना, डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भाई इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 की। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द इनसाइड सेल कनेक्ट ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड, मतलब सेल की दीवारों पर अंदर की ओर कोशिका सामग्री द्वारा लाए गए दबाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कोशिका के द्वारा सामग्री में जो दबाव लाया जाता है उस दबाव को क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोला जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब जिसको बोलते हैं। इम्बाइबेशन प्रेशर मतलब अंतः जो आपका दाब, अंतः शोषण जो दबाव होता है वो बोल देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब या टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे जो कोशिका के अंदर सामग्री होती है उसका दबाव जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। सभी ने स्फीति दाब के बारे में सुना होगा। ठीक है, स्फीति दाब सभी ने, जो कोशिका फ्लैट हो जाती है, सलद हो जाती है, तो ये यहाँ पे टर्गर प्रेशर। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे राइट आंसर ए जो है आपका सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन ऑल द सॉइल पोर आर फिल्ड विच वाटर दिस सॉइल कंडीशन इज कॉल्ड, मतलब जब मिट्टी के सभी छिद्र पानी से भर जाते हैं तो इस मिट्टी की उपस्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, जब सभी जो है अपनी मिट्टी के या सॉइल के सभी छिद्र जल के द्वारा भर जाते हैं तो उस अवस्था को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी मतलब क्षेत्र क्षमता, परमानेंट बिल्डिंग यानी स्थायी मुरझान, या अल्टीमेट बिल्डिंग
या यहाँ पे सॉइल सेचुरेशन मतलब मिट्टी की संतृप्तता। तो यहाँ पे जब छिद्रों में संपूर्ण पानी भर जाएगा तो उसको बोलते हैं मिट्टी की संतृप्तता मतलब सॉइल सेचुरेशन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉइल सेचुरेशन उसको बोलते हैं। तो ए जो है आपका, सॉरी यहाँ पे डी जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करें आपकी 24 नंबर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो कि विच इज द नॉट सरफेस इरिगेशन मेथड मतलब कौन सी सिंचाई सतही सिंचाई की विधि नहीं है। तो सभी ने बहुत सारी मेथड पढ़ी होंगी सिंचाई की, तो यहाँ पे भी वैसे दी हुई हैं। तो बूंद आप देख सकते हो, बूंद बूंद करके यहाँ पे पूछा हुआ सरफेस नहीं है। फ्लड मेथड के बारे में यहाँ पे बेसिन मेथड मतलब इसको थाला विधि भी कहते हैं, चेक बेसिन मेथड यानी क्यारा विधि। तो कौन सी ऐसी विधि है जो सतही यानी सरफेस सिंचाई से संबंधित नहीं है। तो आपको सभी को पता है यहाँ पे ये तीनों मेथड जो है सरफेस सिंचाई से संबंधित है, बट यहाँ पे जो आपकी ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई है आपकी यहाँ पे सरफेस मेथड से संबंधित नहीं है, याद रखना। बाढ़ में तो आपको पता है पानी जमीन पे छोड़ा जाता है, इसमें भी पानी जमीन पे छोड़ा था, बट यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पीवीसी के यहाँ पे पाइपों के द्वारा जो है टपक सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे जो है सतह सिंचाई से संबंधित नहीं है, वो है आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर द स्प्रिंकलर मेथड। जो स्प्रिंकलर आपकी मेथड होती है इसके लिए तापमान उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा तापमान जो है उपयुक्त नहीं माना जाता है स्प्रिंकलर के लिए। तो 35 सेल्सियस जो आपका यहाँ पे तापमान है ये स्प्रिंकलर के लिए जो आपकी सिंचाई की मेथड है इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, याद रखना। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर अलोंग विथ द इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड मतलब सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक का प्रयोग क्या कहलाता है। तो आपको सभी को पता है फर्टिगेशन कहलाता है। तो बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने सभी ने हर्बिगेशन फर्टिगेशन के बारे में सभी ने सुना होगा, सिंचाई पानी के साथ उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका कि ऐसा देश जिसकी सिंचाई दक्षता सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा देश है भाई जिसकी सिंचाई दक्षता सर्वाधिक है। द कंट्री विच हैज हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, इजिप्ट, इजराइल, चाइना या कनाडा। किसकी यहाँ पे जो है सर्वाधिक सिंचाई दक्षता है। तो सर्वाधिक सिंचाई दक्षता जो यहाँ पे है वो आपकी कौन से देश की है। तो वो आपका यहाँ पे देश आएगा इजराइल। इजराइल की सर्वाधिक सिंचाई दक्षता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि इजिप्ट है तो इजिप्ट की सबसे ज्यादा जो है 100% भाग इजिप्ट का क्या है, सिंचित है। सिंचित अगर आपसे कभी कोई पूछे तो 100% भाग कौन से देश का सिंचित है तो इजिप्ट यानी मिस्र का जो है 100% भाग सिंचित माना जाता है। जबकि इजराइल का जो है सिंचाई दक्षता इजराइल की सर्वाधिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हो, पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर का भाई क्या किस काम में उपयोग किया जाता है। तो भूमिगत जल के स्रोत मतलब अंडर ग्राउंड वाटर सोर्सेस में, या आपका जो है किसी यंत्रों के खिंचाव में, या दूध के बसा में मतलब बसा प्रतिशत में याद करने में, या मृदा पृष्ठ तनाव में यानी सॉइल सरफेस टेंशन में। तो जो है पीजोमीटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है भूमिगत जल के स्रोत को मापने में, याद रखना। अंडरग्राउंड वाटर जो सोर्सेज होते हैं उनको मापने के लिए पीजोमीटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। जबकि आपको सभी को पता है कृषि यंत्रों के खिंचाव में किसका उपयोग किया जाता है, डायनेमोमीटर का यहाँ पे कृषि यंत्रों के खिंचाव में डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी आपको सभी को सरफेस टेंशन के बारे में पता है, टेंशियोमीटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। किसको मृदा पृष्ठ तनाव जब नापना हो तो टेंशियोमीटर का यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ मेथड है इनको आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम यहाँ पे बात करें भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज से जो आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 में कि आलू में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, द क्रिटिकल स्टेज ऑफ एरिगेशन इन पोटैटो। वो लेडी फिंगर में पूछा, भिंडी में जो है पूछा हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पे आलू में भी आपसे पूछा हुआ है कि क्रिटिकल स्टेज क्या रही है आपकी इरिगेशन की। तो आप देख सकते हो इट जर्मिनेशन स्टेज, या ट्यूबर स्टेज, या यहाँ पे ट्यूबर इट रिपेनिंग स्टेज, या यहाँ पे डी जो है बी और सी मतलब दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपकी कंद बनने की अवस्था और कंद पकने की अवस्था। तो यहाँ पे डी आपका है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब बी और सी दोनों यहाँ पे आपके राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ट्यूबर से। तो ये जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अगर कोई आप लोगों को डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं कि हाँ सर इसमें डाउट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।